भगवान को बोल दूंगा। अच्छा भाभी जी नमस्कार। अभी सोचो दिन भर कितनी मेहनत की, साले के ड्रैग के सारे दोस्तों को चोरी से इकट्ठा किया, सोचा कि सरप्राइज दे, साले ने हमें सरप्राइज दे दिया, आए नहीं। हाँ कहाँ होंगे वो? हाँ कहाँ गए हो? सारे दोस्त तो यहीं पर थे। क्या भाभी को चक्कर वक्कर तो? अरे नहीं, उनको नोट गिनने से फुर्सत मिले तब ना। रात को सोते वक्त भी उनकी उंगलियां चलती रहती हैं, भूख लगाते हैं नोट गिनते। मैंने कहा अब तो नोट गिनने की मशीन भी लग गई है, तो कहने लगे अब नोट भी मशीन गिनेगी तो मैं क्या करूंगा। खैर आज आपका भी पूरा दिन बर्बाद हो गया। अभी एक दिन अपने दोस्त के लिए क्या दिक्कत है? आपको भी देर हो रही थी, अब तो आते ही होंगे। मैं कौन इंतजार कर रहा है? नीचे जाऊंगा, दुकान का शटर उठाऊंगा और फैल के सो जाऊंगा। मुझे याद नहीं पहले से ऐसा कभी किया। साला अभी जन्मदिन के दिन गया। अभी पिछले कुछ महीनों से थोड़ा देर से घर आने लगे हैं, पर इतनी देर कभी नहीं हुई। मुझे तो लगता था नीचे आपकी दुकान में बैठ जाते होंगे, पर कहने लगे कि वहीं ऑफिस के पास एक पार्क है, वहीं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, अच्छा लगता है। अजीब बात है, मुझे नहीं पता है उसने। बल्कि पिछले कुछ दिनों से तो ज्यादा ही खुश नजर आते हैं। ये देखो भाभी, ये लाया था साले के लिए विदेशी। सोचा था साथ में बैठ के पिएंगे, अपने सुनहरे भविष्य के बारे में गपशप करेंगे। अकेले पीऊंगा, चलता हूँ भाभी। एक गिलास दे। अबे गिलास भी यहीं से लेकर तो यहीं बैठ के पी लेना। अबे कहाँ था बे? 5 मिनट पहले तेरा बर्थडे निकला है। चल कोई ना, हैप्पी बर्थडे। कितनी चिंता हो रही थी तेरी। कहाँ है माल? अरे खुल नहीं रहा है। पता है आपको कितने लोग आए थे? आपका पूरा बैंक यहीं पर था, किसी ने कुछ नहीं खाया, सारा खाना बचा हुआ है। अब पूरे हफ्ते वही गंद करके खिलाऊंगी। अरे इतने लोग आ रहे थे तो पहले बताना चाहिए था ना। सरप्राइज का मतलब जानता है तो लो तो खुद ही खुल गया। अब पिंकी कहाँ है? सुबह स्कूल है उसका, इंतजार करते करते सो गई। पता नहीं है कितना समय हुआ है। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे पूछ सकती हूँ कहाँ थे आप? मैं वो पार्क गया था, मुझे पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। तुम्हें बताया आज बाद में? मुझे नहीं सुनना बात में क्या हुआ था, मैं थक चुकी हूँ। भाई साहब अंदर पानी सोडा सब रखा है, ले लीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ। मैं वो कहना भूल गई थी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे नाराज हो? आपको फर्क पड़ता है? शुक्ला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसा जन्मदिन पहले कभी नहीं मनाया। ये ले। बता भाभी की कितनी मेहनत। मैंने भी अपनी दुकान अपने लोगों के हवाले कर दी। तेरे सारे दोस्तों के घर गया, उन्हें खबर की क्या पार्टी है? सब बेचारे आ भी गए और एक तू है जो गायब। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि उन्हें खबर कैसे लगी? मैंने बताया। अरे नहीं, वो बच्चों को। बच्चे किसके? पार्क के, पार्क का क्या चक्कर है? वही ऑफिस के पास में एक पार्क है छोटा सा। शाम को कुछ बच्चे खेलने आते, उन्हें खेलता देख सारी थकान मिट जाती। मेरी तो बच्चों से दोस्ती भी हो गई है और मैंने उन्हें वो सारे खेल सिखाए जो मैं बचपन में खेला करता था। और आज तो उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया। मैं पूछता रहा तुम्हें कैसे पता चला, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। किसके बच्चे हो? पता नहीं। हाँ, आज तो चाचा भी आए थे। चाचा? तेरे को चाचा भी ले रहा है यहाँ पे? अरे मेरे चाचा नहीं है, वो चाचा नहीं। वो कैसे आ सकते? सुन भाई, मुझे ना थोड़ी चढ़ गई, तेरी कोई बात समझ में नहीं आई। कौन से बच्चे, कौन सा चाचा? ये सब छोड़। देख, हर साल की तरह इस साल भी मैं तेरे लिए दारू लाया कि नहीं लाया? हाँ लाया।
हर साल की तरह इस साल में हम अपने खूबसूरत भविष्य के बारे में गपशप करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, मगर इस बार पहले तू शुरू करेगा। भगवान मैं क्या बोलूंगा यार? नहीं देख शुक्ला बिल्कुल नहीं, चल शुरू कर। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। वो देख, दुकान है कि नहीं? हाँ दुकान। फिर 2 दुकान। हाँ 2 दुकान। फिर 3 दुकान। हाँ 3। हाँ अपना सेट है। देख अभी थोड़े कपड़े बेचता हूँ, बाद में और बेचूंगा। चल मेरा हो गया, अब तू सुना। पिंकी की शादी से सुना ना, फटा हो जाएगा। नहीं, उससे भी पहले घर से शुरू कर। ये घर 2 साल में अपना हो जाएगा। अपना हो गया, फिर पिंकी की शादी धूमधाम से। कुछ साल में बिल्लो इंजीनियर बन चुका होगा। वो बिल्डिंग बना रहा है, वो पुल बना रहा है। तब तक उसकी भी शादी। मजा आ गया। तब तक पिंकी के बच्चे हो गए होंगे बहुत सारे। फिर बिल्लू के बच्चे। मजा आ गया। फिर उन्हें बड़ा करेंगे और जिंदा है तो उन्हें भी बहुत प्यार करेंगे और उनकी भी शादी करेंगे। करेंगे भगवान, करेंगे। और अगर फिर भी बचे रहे तो उनके बच्चों का भी सुख होगी। और फिर क्या? और क्या? अरे फिर मजा, बहुत सारा मजा। क्या हुआ भगवान, तूने आज हमसे नहीं सुनाया? पिछली बार कितना मजा आया था। क्या हुआ भगवान? कुछ नहीं शुक्र। आज एक अजीब सी बात याद है। मेरा स्कूल नदी के उस पार। हम रोज छोटी सी नाव में बैठकर नदी पार जाया करते थे। जो नाव चलाता था उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। एक रोज हम नाव में बैठकर स्कूल जाते थे, तभी हमने देखा मल्ला नाव चलाने की बजाय डंडे से चिड़िया को उड़ा रहा था, मगर चिड़िया बार बार वापस वहीं बैठ जाती। गुस्सा बढ़ता जा रहा। हम सब घबरा गए क्योंकि नाव गिरते से हिलने लगी। अरे मैंने कहा, अरे नाव तुम डुबाओगे क्या? उसने कहा, अरे साहब इसे मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ गई। और सब इसके काफी दिनों बाद मैंने देखा मल्ला और चिड़िया एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे, मानो एक दूसरे से नाराज हो। उसके काफी दिनों बाद देखा मल्ला चिड़िया से बातें कर रहा है, लगाता कभी हंसता है कभी चिल्लाता है। सभी कहने लगे ये पागल हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ लिया, अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? चिड़िया से बात कर रहे हो? उसने कहा, पागल मैं नहीं, आप लोग हैं। ये तो आपसे भी बात करना चाहती है, आप इससे बात क्यों नहीं करते? हम सब उसे पागल समझ रहे थे और वो हम सब। फिर वो मल्ला का क्या हुआ? जब बात फैल गई तो लोगों ने उसकी नाव में जाना बोला। कुछ दिन तक तो वो नाव अकेला ही चला था। फिर मैंने देखा कि गांव वालों ने उसे पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया। बस? हाँ बस। अरे ये तो एकदम अजीब सी बात हुई। कि यही सब बातें मुझे याद आती है जब मैं पार्क की उस बेंच पर बैठा हूँ। फिर वो बच्चे याद आते। लेकिन तेरे को पता नहीं शुक्ला, आज मैं कितने दिनों बाद मैं नाचा। आप क्या धुन थी, बहुत मजा आया। क्या धुन थी? हाँ क्या बात है? आजा बैठ बैठ। क्या कर रहा है वो? भीतर पानी साफ था, साफ ठंडा पानी, कुएं की तरह। हम जब पैदा हुए थे और जैसे जैसे बड़े होते गए, हमने अपने कुएं में खिलौने फेंके। शब्द, किताबें लोगों के वृक्षों जैसे भारी पत्थर और इंसान जैसे जीने के ढेर उठाने। और अब जब हमारे कुएं में पानी की जगह ही नहीं बची तो हम कहते हैं ये सामान्य बात।
लीजिए चाय पीजिए। माफ कीजिएगा, जन्मदिन के दिन में कुछ जरूरी काम आ गया था, बहुत देर से घर आए। हम भी सब काफी परेशान हो गए थे, लेकिन अब सब ठीक है, ये भी एकदम ठीक है। आपसे भी उस दिन के बाद आज ही मुलाकात हो रही है। अभी ये सब पता है, आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। जी वो मैं कह रहा था कि असल में पिंकी तुम अंदर जाओ। जी कहिए। जी सर मेरे सीनियर हैं, मैं बैंक का ये लेटर लाया हूँ। अकेले आने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए शुक्ला जी से रिक्वेस्ट की कि साथ चले। वो सर को सस्पेंड कर दिया था। क्या? क्यों? क्यों सस्पेंड कर दिया? वो तो रोज काम पर जाते हैं, इतने साल दिए उन्होंने बैंक को, और आप एकदम से। वो करीब 1 महीने से बैंक नहीं आ रहे, इसीलिए ये लेटर मुझे ढूंढना पड़ा। पर वो तो रोज मैं टिफिन लेकिन क्यों निकाल दिया? सर असल में पैसे बांटने लगे थे। बात में नहीं लगा था भाभी, सिर्फ फेक को। किसको? भगवान सर, वो घर पर नहीं है, आप कहिए। एक गुड़िया मुझे पेंसिल लेकर आती थी। भगवान सर पता नहीं क्यों उन्हें 500 रुपये ज्यादा देने लगे। मैंने शाम में पूछा ये गलती कैसे हुई, तो सर कहने लगे ये गलती नहीं, मैंने जानबूझकर की। और फिर मैंने तो साहब ने पूछा क्या मांगे थे उसने, तो सर ने कहा नहीं। और फिर उनकी आपस में बहुत तेज बहस हुई। हम लोगों ने भी बाद में सर को बहुत समझाया, तो सर कहने लगे मैंने उसकी सुनी। और फिर सर पता नहीं क्यों पागल जैसी बातें करने लगे। मेरा मतलब ऐसा मैं नहीं, बैंक वाले लोग कहते हैं किसी को भी पैसे बांट देना पागल तो नहीं हुआ ना। पागल नहीं है वो। आज तक मैं अपना भविष्य अपनी हाथों की रेखाओं में टक चुका है। कहीं कुछ छुपा हुआ है, सा चमत्कार। एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। टेस्ट में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती, वो बस पतीली में तिल की तरह पड़ा रहता है। तिल का होना शुभ है और इससे लाभ भी होता है, इसलिए इस छोटे से बादल को हमेशा संभाल कर रखता हूँ। फिर इच्छा होती है वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती है, बादल बट रहे होते हैं। पर लगता है अब देर हो चुकी है। मेरी आस्था का मूर्खा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं। फिर मैं उन रेखाओं के बारे में सोचता हूं जो बीच में कहीं गायब हो गई। क्या थी उनकी नीयत? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही थी इन दरवाजों के उस तरफ, जिन्हें मैं कभी खोल नहीं पाता। तभी मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा मेरे माथे पर कुछ रेखाएं बढ़ गई हैं। अचानक अब ये रेखाएं क्या है? क्या इनकी भी कोई नियति है अपने दरवाजे की? नहीं, इनका कुछ नहीं। बहुत समय बाद पता चला कि इनका कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखाएं। कौन उन रेखाओं का जो मेरे हाथों में उड़े थी, पर मैं उनके दरवाजे कभी खोल नहीं पाया। सच, मैंने देखा है जब भी कोई रेखा मेरे हाथों से गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया, और मुझे लगता है यही मौन है जो हमें बुरा बनाता है। जिस दिन माथे पर जगह खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पे उतर आएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे। सो रहा है अंदर। भाभी कहाँ है? वो फोन करने गई। पापा एक हफ्ते से कहाँ थे, कहाँ मिले? एक हफ्ते से कहा था ये तो पता नहीं, पर अभी पार्क में मिला। सो रहा था बेंच पर। मतलब एक हफ्ते से बाहर गए थे? नहीं, मैं पहले भी गया था वहां पर। तो पता नहीं एक हफ्ते से कहा था, समझ नहीं आया। बेटा एक गिलास पानी दे दो। मैंने माँ को कभी नहीं बताया, नहीं तो बहुत घबरा
उसने बताया वो इतना परेशान क्यों है? वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। क्या डर? किसका डर? तृप्ति का डर। तृप्ति? हाँ, तृप्त हो जाने का डर। पापा कह रहे थे कि वो तृप्त है, जिसमें सारी वजह इच्छाएं खत्म हो जाती, सिवाय एक इच्छा की, एक वजह की, कि उन्हें रोज वापस इस घर में आना है, अपने परिवार, अपनी बेटी के पास। और शायद उन्हें ये वजह भी खो जाने का डर है। उसने बताया तू इतना परेशान क्यों है? परेशान नहीं है। और क्या क्या कहता था वो? और वो किससे सुनाते थे, बचपन के, इधर उधर के, चाचा के। ये चाचा कौन है? वो कह रहा था कि चाचा उससे मिलने आते हैं। कहाँ रहते हैं कुछ पता है? वो यहाँ रहते हैं, मुझे नहीं मालूम है कहाँ है वो। सो रहा है अंदर। भाभी उसे सोने दीजिए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैं बस देख कर आती हूँ। वो चाचा के बारे में तुम्हारी माँ को कुछ पता है? उनसे इस बारे में कभी बात नहीं हुई। हे भगवान, इन्हें ठीक कर दे, और कुछ नहीं चाहिए। मैं मन्नत मान कर आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये लो प्रसाद, ये खुद घर आएगा। नहीं, सो रहा था बालकनी में। मैंने उठाया तो नहीं उठा, मैंने इसके ऊपर पानी डाला, फिर भी नहीं उठा। मैं डर गया भाभी। मैं कई लोगों की मदद से इसे डॉक्टर के पास लेके गया, तब जाकर के इसे होश आया। डॉक्टर, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ना तो गला पकड़ लिया था इसने, और पता नहीं क्या क्या बोला था, तो समझ नहीं आ रहा था। इसको वापस बेहोश करके इसके सारे टेस्ट लेने पड़े। मैं भी कल पार्क गई थी, इन्हें ढूंढते हुए। ये तो कह रहे थे बहुत सुंदर पार्क है, पर वो तो एकदम खंडर जैसी जगह है। एक बेंच पड़ी है, कुछ टूटे फूटे झूले, और बस। और भाभी जिन लोगों ने मदद की मेरी डॉक्टर के पास ले जाने में, वो बता रहे थे कि इस पार्क में कोई नहीं जाता, कोई जाता है अकेला बैठा रहता है। लोगों ने कभी इसे अकेले बड़बड़ाते देखा, तो कभी नाचते हुए, बच्चे, और कभी अखबार को ऐसे हवा में हिलाते हुए। बच्चे। भाभी वहां कोई बच्चे नहीं जाते। हे भगवान, हम अभी पिछले ही साल घूमने गए थे, याद है पिंकी? बहुत सुंदर जगह थी, पिल्लू भी था वहां पर, पहाड़ थे, बर्फ थी। हमने वहां बर्फ से 4 बड़े बड़े गोले बनाए, कंचों से उनकी आंखें बनाई। एक बिल्लू, एक पिंकी, एक मैं। पिंकी, वो तस्वीरें लाना जो हमने वहां खींची थी। माँ, फोटो लाओ बेटा। जाओ बेटा। भाभी, 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 आपने किसको फोन किया? मैंने पिल्लू को फोन किया था, पर उसके पास तो टाइम ही नहीं है। इनके भाई को भी फोन लगाया था, मुझे लगा ये गांव चले गए होंगे। इनके भाई साहब बता रहे थे कि जब ये 12-13 साल के थे, तो एक बार किसी बात पर इनके पिताजी ने इन्हें बहुत मारा था, और ये घर छोड़कर चले गए थे। 2 साल कहाँ थे किसी को नहीं मालूम, और जब मिले तो पूरा 1 साल लग गया इनके मुंह से पहला शब्द निकलवाने में। भाई साहब, मैं बता रही हूँ, ये सब भूत प्रेत का चक्कर है। अभी ये सब बेकार की बातें हैं। पापा बैठे हुए, पापा सो नहीं रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप ठीक तो है? तो कह रहे, तो मुझ पर झपट पड़े और मेरे हाथ से मोटा अलग छीन लिया। पूनम, कौन सा दिन है? कौन सी तारीख है? क्या हुआ पूनम? सुंदर है ये सब, कितना खूबसूरत है। मगर हम करेंगे क्या इतनी खूबसूरती का? कभी कभी मैं अपने सबसे खूबसूरत सपने के बारे में सोचता हूँ। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं था। मेरे सपने में ना थोड़ी सी खुशी में बहुत सारा सुख चुपने जैसे, जैसे जैसे कोई चिड़िया अपना खाना चुपती है। जब उसे पूरी रोटी मिलती है, वो पूरी रोटी नहीं खाती, उस रोटी में से रोटी चुभ रही होती है। बहुत बड़े आकाश में भी हम अपने हिस्से का आकाश चुप लेते हैं। देखने के लिए बहुत बड़ा खूबसूरत आसमान देख सकते हैं। जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की से जीना सीखा है। भगवान, भगवान,
रुकिए भाभी, मैं बात करता हूँ। बहुत दिन से इसका नाटक चल रहा है। एडी कमो कीड़ी गई सी मिडवान, एडी कमो कीड़ी गई सी मिडवान। क्या बोल रहे हो? हमने बिल्कुल भी आया कि पता नहीं क्या बोल रही थी। गड़ो से मिडी आदमी, एडी गड़ो से मिडी आदमी। क्या है? बाबा देखो क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुकिए, मैं बात करती हूँ। कीड़ी के पाड़ी में मैं जेडी कैसे पाड़ी को कीड़ी के मिडवान। एडी गड़ो से मिडी था। पागल नहीं हूँ मैं। एडी गड़ो से मिडी था। पागल नहीं हूँ मैं। एडी गड़ो से मिडी था। पागल नहीं हूँ मैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पूनम, इनकी पत्नी। जी, पहले से काफी बेहतर है। गहरी नींद सोते हैं, जब तक कुछ बोलते नहीं एकदम ठीक नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हें कोई दिमागी बुखार हो गया है या फिर कोई ऊपरी साया है। जी जी, मैं विश्वास करती हूँ, मैं सब पर विश्वास करती हूँ। अगर कोई मुझसे कहेगा ना कि यहाँ पर 100 बार नाक रख दो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, तो मैं नाक भी रख दूंगी। 1 साल हो गया है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते मैं बहुत थक गई। अब और सहन नहीं होता। आप कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, मैं शुक्ला, इसका दोस्त। इसके घर के नीचे ही दुकान है मेरी। इससे दोस्ती बहुत पुरानी है। क्या हुआ है ये तो सर भगवान जाने या फिर भगवान जाने, पर मुझे लगा कहीं कोई गड़बड़ है। एक दिन मेरे पास आया, मुझे कहने लगा, यार शुक्ला एक बात बता। मैंने कहा पूछ। तो कहने लगा, जब एक चिड़िया पैदा होती है तो अपना पेड़ खरीदती है, अपना घोंसला खरीदती है या अपना एक ईश्वर चुनती है? कैसा लगता तो नहीं। तो कहने लगा, यदि वो इन सब का बोझ उठाती तो उड़ ही नहीं पाती, और रास्ते में चला गया। क्या बोल रहा है क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। मैं पिंकी, मेरे भाई का नाम बिल्लू है। पापा मुझसे बहुत बातें करते हैं, मेरा मतलब करते हैं। जी, मैंने 1-2 बार उनसे अकेले में बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कुछ कागज दिए और इशारा करा कि पढ़ो। और मैंने जब वो कागज खोले तो उन पर चित्र बने हुए थे, अजीब से थे। मुझे डर लगता है, मुझे अपने पापा से डर लगता है। जी, मैं ऐसे बहुत से पागलों को जानता हूँ। जी, गर्मी में बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप ज्यादा जानते हैं। एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, पागलों का कोई भरोसा नहीं। हमारे गांव में एक बार एक पागल था, उसने एक आदमी का सर फोड़ दिया, बताइए। और एक हर गांव में पागल था, उसने एक आदमी का सर फोड़ दिया, बताइए। एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, पागलों का कोई इलाज नहीं, टाइम वेस्ट है, बस टाइम वेस्ट। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या दोस्त, ये तुम्हारा ही घर है ना? वरना दोनों मार खाएंगे। हाँ भाई, मेरा ही घर है। पूनम। पूनम? ये पूनम कौन है? मेरी पत्नी है, तुम्हें बताया था ना। ओह नहीं, मेरा मतलब पूनम कहाँ है? हाँ, शायद वो कहीं गई। तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं भिखारी हूँ, मुझे मेरी औकात पता है। मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अंदर देख कर आता हूँ। पूनम। 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 पिंकी। 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 तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या हुआ बेटा? अच्छा मुझे देखो, माँ माँ माँ। क्या बोल रही हो बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताऊँ,
समझता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ठीक हो जाऊंगा और तुम इसे बताओ। क्या बेटा क्या बोल रही हो? पापा तुम सच में पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे। कहाँ चली गई? वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी मैं माँ को लेने जा रही हूँ। माँ माँ। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो बहुत डरी हुई थी। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा तो खेल हो गया दोस्त। मुझे लगा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पर अब क्या करोगे तुम? पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं बस यही रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं यही हूँ। बस मैं अपने घर वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं यही रहने के लिए लड़ रहा हूँ। और जब पूनम आए तब तुमसे एक बात बता देना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा ना, वो लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बीमारी है, इसका इलाज भी मैं ही कर सकता हूँ। देखो दोस्त, मैं कोशिश करूंगा, पर वो लोग मेरी बात समझेंगे या नहीं? वैसे हुआ क्या है तुम्हें? माफ करना, मुझे हंसी आ रही है, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। वो शंकर मोरे। ओ शंकर मोरे कब होंगे दर्शन तोरे, ओ शंकर मोरे कब होंगे दर्शन तोरे, ओ शंकर मोरे कब होंगे दर्शन तोरे। मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता से ये आरती गाया करते। एक रोज मुझे लगा कि अगर मैं शंकर होता अपने पिताजी को जरूर दर्शन देता। तो मेरे पिताजी क्या करते कि ये बात मेरे दिमाग में फंस गई। सच में मेरे पिताजी क्या करते? ये सोचते हुए मैं कई महीनों तक उनके साथ घूमता रहा। और एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप क्या करेंगे अगर उन्होंने मेरी बात टाल? मुझे जवाब चाहिए। सो वो जब भी मेरे सामने आ पड़ते मैं उनसे पूछ लेता, आप क्या करेंगे? एक रोज उन्होंने गुस्से में आके मुझे मारा, बहुत मारा, लेकिन वो बात वही की वही रह गई। सो कुछ समय बाद मैं घर छोड़कर भाग गया। फिर मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं 2 साल तक नहीं मिला। कुछ समय मुझे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। फिर उनका कहना है कि मैं सब कुछ भूल गया था, मतलब ठीक हो गया था। तब तुम ठीक हो गए थे? झाड़ू लगाने के बाद हमको लगता है कि घर पूरी तरह से साफ हो गया, मगर असल में कचरा वही घर के बाहर, घर के कोने में ताक लगा रखा है। देखो दोस्त, मैं तुम्हारे घर वालों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा, पर पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे या नहीं। पर मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें बताऊंगा क्या। मेरा मतलब मैं उन्हें क्या कहूंगा, क्या कि तुम्हें हुआ क्या है? क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं, ये वाक्य मैंने पता नहीं कब और कहां सुना, जो मेरे घर के कचरे की तरह मेरे घर के बाहर ना जाने कब से घात लगाया पड़ा। एक रोज मैं पसीने में लथपथ बिना कुछ सोचे खाली कुएं से अपने घर की ओर जा रहा, तब मानो किसी ने मुझे सुन्न कर दिया। तब उस क्षण इस वाक्य ने मुझे धर दबोचा, क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं। और तब पहली बार मैं उस पार्क की बेंच पर जाके बैठा। कुछ देर में पसीना आना बंद हो गया और मेरे झुके हुए कंधे सीधे हो गए। मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त मुझे दिखा हो और मैं उसके गले लग रहा था। तभी मुझे लगा कि मेरे बगल में कोई आकर बैठ गया, अचानक और मेरे धीरे से मेरे पास आकर मेरे कान में फुसफुसा, क्या दुनिया तुम्हारे
देखो मैं हूं। और तब मैंने इसका जवाब देना शुरू किया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, और तब मुझे हर चीज धुली धुली लगने लगी, जैसे किसी ने साबुन से रगड़ रगड़ कर सब कुछ धो दिया हो। पूरे शहर को, उस कूड़े के डिब्बे को, इन सड़कों को, जानवरों को, और खाने में बैठे मस्जिद को, और उसकी आंखों के नीचे के गड्ढों को, सब पूरे शहर को। और तब मुझे ये रेखाएं दिखने लगी। रेखाएं जैसी हमारे हाथों पर, माथे पर होती, ठीक वैसी रेखाएं जमीन पर पड़ी रहती है। एक पगडंडी बनाने जैसा है। मतलब ये घर में ये रेखाएं नहीं दिख रही तुम्हें? नहीं, कहाँ है? हाँ, आजकल थोड़ी बिगड़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं अपनी ही रेखाएं लांघ रहा हूं, इसलिए पूरा घर परेशान है। हमारे चलने की, जीने की रेखाएं पूरे शहर में फैली रहती है, जैसे तुम्हारी। नहीं मोहन, मुझे तुम्हारी रेखाएं नहीं दिखाई दी। नहीं दिखाई दी क्योंकि मैं तो चलता ही नहीं। मैं जहां धंधा करता हूं वहीं सो जाता हूं। कभी कभी लोगों को लगने लगता है कि ये यहीं से उगा है और एक दिन यहीं पे समा जाएगा। तुम्हें मेरा नाम कैसे बता? मोहन, मैंने तो आज तक किसी को अपना नाम नहीं बताया। मुझे तो उस चिड़िया का भी नाम पता है जो बाहर देख रही है। अभी मैं उससे थोड़ा नाराज हूं, इसलिए देखो कैसे मनाने की कोशिश कर रही है। वो तुम्हारी पत्नी नहीं आई अभी तक? आती ही नहीं होगी। सुनो, काफी दिनों से ना मैं एक बात किसी को नहीं बता पाया। अब तुम मुझे सुन रहे हो तो एक बात पूछो तुमसे। मैं जो खाना खाता हूँ ना, खाना कभी लोगों का झूठा, कभी कहीं से किसी का जुगाड़ किया हुआ, खाते वक्त मैं हमेशा सोचता हूँ कि खाने का जो स्वाद मुझे आ रहा है, क्या वही खाने का स्वाद इन सबको भी आ रहा है, या फिर मुझे कुछ अलग ही स्वाद आता है। मैं अपना खाना है ना हमेशा चटकारे मार के खाता हूँ। देखो अभी भी मुंह में पानी आ गया। क्या तुम ठीक बता सकते हो तुम्हें कैसा स्वाद आया? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। अभी देखो, अभी ये आया, ये वाला, ये नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। मेरी भी यही समस्या है। अब मुझे जो खाने में स्वाद आ रहा है वो मैं किसी को नहीं बता सकता। नगर का कौन धनी मार्ग लूटे 5 जनी। काया नगर का कौन धनी मार्ग लूटे 5 जनी। 5 जनी 25 जनी मार्ग लूटे 5 जनी। काया नगर का कौन धनी मार्ग लूटे 5 जनी। Oh
सारी दुनिया देखे दम ताकत और अकल की जंग, देसी रंग और देसी राग, कंप्यूटर से तेज दिमाग, अकल की खेती हरी भरी, बात सुनाए खरी खरी, चा चा जो आज चढ़ी सर पे है पगड़ी, नीचे भी है तगड़ी तगड़ी, अजब गजब चाचा के चक्कर, बड़े बड़ों से लेते टक्कर, साथ में इनके देखो सब हुआ था नहीं किसी के काबू, चाची के है अलग कमाल, देखो रॉकेट की भी चाल, जिनके सामने रह जाती है हर चाला की धरी धरी, चाचा चौधरी। चाचा, चाचा जी, जो लोग नाच रहे थे ना, वो हमेशा पागल समझे गए हैं उन लोगों के द्वारा जिन्हें कभी संगीत सुनाई नहीं दिया। मैं वापस आना चाहता हूँ चाचा, मैं वो नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं जानता था, ये पहले सुख था अब नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, मैं ये सहन नहीं कर सकता। बचपन में जब तुम अपने बाप की मार खाकर घर से भाग गए थे, तब तुम क्या थे? तब तुम ऊंट थे, ऊंट। अब शेर हो, अब तुम शेर हो, और अब तो नया कायाकल्प हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, और अब तुम सीधे खड़े हो, उसी वीराने पे शासन करना चाहते हो। धीरे धीरे कायाकल्प हुआ तो तुम शिशु हो जाओगे, बच्चे, और ये तो तुम चाहते हो। क्या मैं सच में यही पाना चाहता था? तो क्यों मुझे लोग मारते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब ये गिलानी, जब मल्ला को गांव वाले पत्थर मार मार कर बाहर भगा रहे थे, तो एक पत्थर तो तुम्हारे हाथ में भी था। पर मैंने मारा नहीं था। मारा नहीं तो बचाया भी नहीं। अब जब तुम खुद चिड़िया से बात कर रहे हो, तो उन पत्थरों को कैसे रोक सकते हो जो तुम्हें दूसरों के हाथ में दिखते हैं? क्यों मैं ये सब रोक नहीं सकता? ये एकदम से कैसे हो गया? एकदम से नहीं हुआ है, तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन से हुआ। एक बात बताओ कि तुमने अपने बच्चों के नाम बिल्कुल मिट्टी क्यों रखा? ये तो तुम्हारे कॉमिक्स के पसंदीदा पात्र है ना? नहीं, मुझे साबू सबसे ज्यादा पसंद। साबू कहाँ है? चाचा जी, आप साबू को नहीं लाए? लाया हूं, वो बाहर खड़ा है। साबू, 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 चाचा जी, आपसे मैं बुला लीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अरे वो भी मिलना चाहता है, पर करे क्या, तुम लोगों ने घर इतने छोटे बना रखे हैं कि वो अंदर आ ही नहीं सकता। जब तुम शिशु हो जाओगे ना, वो ही सब तुम्हारे भीतर आकर रहने लगेंगे ना। चाचा जी, क्या हम दोनों सुख एक साथ नहीं जी सकते? अरे क्या इंसानों जैसी बातें कर रहे हो? मुझे लगता है मैं नदी के तेज बहाव के विरुद्ध तैर रहा हूँ, तैरता हूँ, तैरता हूँ, तैरता हूँ, पर कहीं पहुँचता नहीं। तैरना बंद कर दो तो मुझे डर है ये नदी मुझे बहा कर ना ले जाए। ये सब इतना कठिन क्यों है? ये सब आसान है, उतना ही आसान जितनी सरलता से वो चिड़िया जी रही है। हमको इस जमाने में कैसे जीना है, किस तरह से जीना है कि इतने किस्से और कहानियां बना लिए हैं कि अब शायद कोई बुद्ध ही होगा जो ऐसे जी सकता है। हमारे बस की तो बात नहीं। चाचा जी, मैं कौन हूँ? मैं क्या खोज रहा हूँ? तुम कुछ नहीं खोजते, तुम बस भटक गई खुद से, अपने आप से। चाचा जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तुम्हें ये पूछना चाहिए कि क्या मैंने ईश्वर को देखा है? क्या मैंने ईश्वर को देखा है? मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, पर वहां एक सपना देखा। हाँ, उस सपने में मुझे एक झील दिखाई दी, काई से ढकी हुई।
तभी हवा का एक झोंका और काई धीरे धीरे किनारे चली गई। तो मुझे नीला पानी दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि यही नीला पानी सत्य है, पर हवा का एक झोंका दोबारा आया और काई फिर से झील पर आ गई। मुझे लगा ये तो माया है, छलावा। अरे यही माया है, यही सत्य है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चाचा जी चलिए पार्क में चल के बैठे, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। मैं चलता हूँ। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब आप मुझसे मिलने कब आएंगे? तुम बुलाओगे? अब मेरे साथ ये इसी घर में ही क्यों नहीं रह जाते? मैंने कहा ना, जब तुम शिशु हो जाओगे तो मैं ही नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारे भीतर आकर रहने लगेगी। क्या जिंदगी तुम्हें आकर कहती है कि देखो मैं चाचा जी हाँ वो कहती है, पर अब मैं सुनना नहीं चाहता। इस पूरे आकाश का क्या करूंगा जिसमें मैंने उड़ना सीखा ही नहीं। मैं तो बस उतना ही आकाश जीना चाहता हूँ जितने आकाश को मैंने अपने घर की खिड़की से जीना सीखा है। तो ठीक है, फिर इसे हमारी आखिरी मुलाकात ही समझना। मेरी काया नगर का कौन धनी, मेरी काया नगर का कौन धनी, मेरी काया नगर का मेरी काया नगर का कौन धनी, मारक मालूम के पांच जन। तेरी काया नगर का कौन धनी, मारक मालूम। मैंने सुनहरा सोचा पर वो काला निकला। कभी नींद का एक झोंका आया और मैंने उसे फिर सुनहरा कर दिया। सुबह होने की वजह से नींद में ही बैठा, या तो उठकर उसे काला पाऊं या हमेशा के लिए उसे सुनहरा रहने दूं और कभी ना हो। She said she loved me, but every time she always run from me. Fucking bastard, last time we met so fucked up. I know I'm far from perfect. I know I'm far from perfect. I know I'm far from perfect. I'm feeling okay, but I'm not. ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या सुनती रहती है। माँ जब भी चलूं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे पापा, आप अभी तक गए हैं? अरे मैं उसी के शुक्ला की दुकान का हिसाब कर रहा हूँ। बस हो गया, पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। आपने दवाई खाई अपनी? आपने दवाई खाई अपनी? मैं भूल गया। आप फिर अपनी दवाई खाना भूल गए? आप गए नहीं अभी तक? हाँ बस हो गया। माँ चलो, देर हो रही है ना।
बचना चाहता हूँ। मैडम, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन दुकान जल्दी जाना, मैं शुक्ला जी को बोलकर जाती हूँ। और दवाई खाना मत भूलना। माँ, अरे तू चल, कुछ नहीं होगा, चल। जाइए, वो अंदर बैठे। अब मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊँ। मेरे लिए सिर्फ एक तुम्हें गूंगे भिखारी। नहीं मोहन, तुम्हारा नाम मोहन है ना? वो भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी तक दवाई नहीं खाई है। मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। बहुत कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आया तो मैंने आसान रास्ता चुना, सोचा मैं मर जाता हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे ये गोलियां की। खाते ही मुझे नींद आने लगी। मेरा ये हाथ सुन्न होने लगा, सिर एकदम भारी। तभी किसी ने मुझे कहा कि आप बीच रास्ते में खड़े हैं, यहाँ आ जाइए। मैंने उसे धन्यवाद दिया और वो कोई बात नहीं कहकर चला गया। और मैंने देखा, मुझे सब समझ में आ रहा है, सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं और मैं ठीक हो गया। अभी भी मुझे नींद से नहीं आती। ये बात सुन रहता है और सिर एकदम भारी। ये कहते हैं मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं सामान्य हूँ। ये असल में झाड़ू है जो मुझे रोज अपने घर में लगानी पड़ती है कि और लोगों की तरह मेरा घर भी साफ रहे। नहीं मोहन, इल्हाम की मुझे क्या जरूरत है? पूरा सच जानकर क्या करूं? अगर जीवन की इसी तरफ रहना है तो हर थोड़ी चीज से काम चल जाता है। थोड़ा सच, थोड़े सपने, थोड़ी खुशियां। पूरा चाहिए तो उस तरफ जाना पड़ेगा पूरी तरह से। और अब मैं खुद को और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मोहन, अब मैं इकाई हूं इस दुनिया के लिए। इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इकाई हूं हमारी बनाई दुनिया की, समाज की। और मुझे इस खाने में हमेशा नमक की मात्रा में रहना है, न कम और न ज्यादा, उतना ही जितने भी ये खाना सभी को एक तरह का स्वाद देता है हमेशा।
नाराज हो। माफ करना, अब मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। आपने इतनी गर्मी में और इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पर मौजूद होकर इस नाटक को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ 2 मिनट हम आपसे और चाहेंगे कि इस नाट्य प्रस्तुति में जिन कलाकारों ने मंच पर और मंच के परे अपनी भूमिकाएं अदा की, मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मंच पर आने के लिए हमारे शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्रीमान प्रदीप जी भटनागर, दयानंद जी शर्मा और कामेश्वर जी से आप तीनों सम्मानित कर्मियों से मैं अनुरोध करेगा मंच पाएँ। प्रदीप जी सर, प्रदीप जी भटनागर, प्रदीप जी, दयानंद जी शर्मा सर और कामेश्वर जी सहल सर। कामेश्वर जी शायद हमारे साथ हैं, तो दयानंद जी प्लीज आप आइए। शांत स्वामी ने, प्रशांत आप आ जाए मंच पे। और इस पूरे कार्यक्रम को वीडियो डॉक्यूमेंट करें सुरेश मिश्रा। और इस प्रस्तुति के प्रदर्शन प्रभारी हैं अभिषेक आचार्य। और इस पूरे प्रेक्षागृह की जो व्यवस्था हमारे रंगकर्मी संजीव पुरोहित और सुनील व्यास ने निभाई। सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया अमित सोनी ने और मंच की व्यवस्था संभाली सुमित सिंह ने। अब जिन कलाकारों ने इस नाट्य प्रस्तुति में, चूंकि ये नाटक रियलिस्टिक फॉर्म में है, एब्सर्ड प्ले है और बहुत मुश्किल होता है आज के दौर में नाटकों में एक्ट करना और इस नाटक को देखना, ये बहुत रिस्क जॉन है। इस तरह के नाटक को चूज करना, उनको एक्ट करना, वाकई ये बहुत रिस्क जॉन है। लेकिन ये रिस्क हमारे युवा निर्देशक ने लिया, उसको एक कोशिश की, जो भी उसने एक्सपीरियंस हासिल की थिएटर के, उन एक्सपीरियंसेस को वो कैसे यहाँ मंच तक ला सके। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं उस युवा निर्देशक को सफलता जरूर मिली है। तो इस मंच पर जिन्होंने अभिनय किया, बाबा के रूप में गोपाल उपाध्याय, तांत्रिक बाबा के रूप में गोपाल उपाध्याय, और सौरभ की भूमिका में हमारे युवा मित्र केशव शर्मा, केशव आर्यन होंगे, और पिंकी की भूमिका निभाई थी। ये उस बिटिया का पहला नाटक है और मैं चाहूँगा आशीर्वाद बोलो जी का प्राची राजपुरोहित, प्राची आजम। और इस नाटक में बाबा की भूमिका निभाई, यानी बगले बाबा की, हमारे बहुत ही प्रिय साथी है मुकेश सेवक। मुकेश मोहर की भूमिका में थे मुकेश। और पूनम की भूमिका में ये भी आपका पहला नाटक था। और एक एक्टर के लिए एब्सर्ड प्ले, रियलिस्टिक फॉर्म में आना, और जहाँ पे बहुत गुंजाइश होती नहीं किसी भी प्रकार की इम्प्रोवाइजेशन की, उसमें कट टू कट डायलॉग को बोलना पड़ता है, अपना आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन उस चुनौती को स्वीकार किया और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय जरूर किया। चारू अग्रवाल, पहला ये नाटक है चारू का, बहुत अच्छी कोशिश की। और इस नाटक की जो मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने बहुत बेहतरीन, मैं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी इस नाटक का पार्ट हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा किया था। भगवान की भूमिका में भरत सिंह राजपुरोहित, और इस नाटक में चाचा की भूमिका में मैं रोहित बोरा। और इस नाटक का
निर्देशन किया था हमारी युवा साथी युवा रंगकर्मी, जिन्होंने कितनी सारी भूमिकाएं निभाई है मंच पर, मंच के बाहर, और कितने लंबे अरसे से मेहनत करें इस स्क्रिप्ट में और उसको एक मूर्त रूप नाटक के रूप में दिया। जोरदार तालियों से हमारे इस नाटक के निर्देशक और अभिनेता आमिर हुसैन। तो ये नाटक के प्रधान कल्पना संगीत और की प्रस्तुति, और हाँ, चाचा की भूमिका में मैं ही था, रोहित बोला। और कल्पना थिएटर और संगीत संस्थान की ओर से एक डेब्यू डायरेक्टोरियल डेब्यू हमारे आमिर का था। तो कल्पना थिएटर और संगीत संस्थान की ओर से आमिर को ऑनर करने के लिए मैं हमारे तीनों जो पिलर्स है थिएटर के बीकानेर के, दयानंद जी, प्रदीप जी और कामेश जी, साथ में विपिन जी से भी रिक्वेस्ट करूँ आप भी आएँ और आमिर का मेमेंटो से सम्मान करें। ये बहुत मुश्किल काम होता है इस तरह की नाट्य प्रस्तुतियों को उठाना और उसको पेश करना, बाकी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती को स्वीकार करने में बहुत सारे चले जाते हैं और आमिर ने चुनौती को लिया और सब कलाकारों ने उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी कोशिश की। और मैं इस स्मृति चिन्ह का वाचन करने के लिए संजीव पुरोहित से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। संजीव, आमिर हुसैन युवा रंग निर्देशक, अभिनंदन पत्र। राजस्थान के रंग आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाते हुए युवा रंगकर्मी आमिर हुसैन के निर्देशन में मानव कौल लिखित नाटक इल्हाम के निर्देशन से अपने निर्देशकीय पारी को आरंभ करने पर संस्था